नमस्कार देवी और सज्जनों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं DICS की यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने वाला है दैट इज इंडिया एंड यूएसए रिलेशनशिप। अब ये इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो कोई बहुत ही स्मूथ या सॉफ्ट नहीं रहे हैं, कहीं काफी उतार चढ़ाव आए हैं। हर एक रिलेशनशिप में आता है, तो बस ऐसा ही इंडिया और यूएसए के सीन में भी है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। हालांकि इसके अंदर हम जितने भी एस्पेक्ट्स है जो इंडिया और यूएसए दोनों को कवर करते हैं वो सारे सारे कवर करने जा रहे हैं। तो आपको एक छोटे से वीडियो में बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक जुड़े रहना। और अंत में हम इसका वे फॉरवर्ड, मतलब कि इंडिया और यूएसए अब 21वीं सदी के अंत तक किस हिसाब से कोऑपरेशन करते रहेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो अंत तक जुड़ते रहिए और हम शुरू करते हैं कि इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो किस तरह से पूरा मॉडल आउट हो रहा है। तो सबसे पहली जो चीज है इंडिया यूएसए रिलेशन के अंदर जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमी। आपको पता होगा कि हर एक जो नेशन है वो अब क्या करता है अपने लिए, पैसा। सभी को क्या चाहिए? पैसा। वो नागरिक हो, कोई स्टेट हो या कोई नेशन हो, सभी को एक ही चीज चाहिए, पैसा। और अगर कोई दो देशों के बीच में ट्रेड एंड इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, उसका मतलब कि उसके पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो भी अच्छे ही रहने वाले हैं। ये दिस इज फॉर द फैक्ट। अब इंडिया और यूएसए के बारे में हम बात करें तो इंडिया और यूएसए में सबसे पहले जो देखने जाएंगे ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन में, उसमें आपको यहां पे दिख रहा है कि यूएसए वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इन 2021। अब उसके अंदर हम जो है यूएसए के अंदर क्या क्या ट्रेड करते हैं, तो हम यूएसए के अंदर ट्रेड करते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो मेजर जाता है वो है आईटी का सेक्शन। तो आईटी हमारा बहुत ज्यादा वहां पे आउटसोर्स हो रहा है। फिर हमारे काफी मेटल्स वहां पे जा रहे हैं। उसके साथ हमारा जो क्रूड ऑयल यहां से रिफाइन होके जाता है, वो रिफाइन होके भी काफी सारे प्रोडक्ट हम वहां पे बेचते हैं। तो इस हिसाब से यूएसए हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड राइट नाउ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। एंड उसके बाद हम वहां से कितना इंपोर्ट करते हैं, तो हम वहां से सेकंड नंबर का इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो किस तरह से ट्रेडिंग पार्टनर हो जाएगा हमारा कि अगर आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को अगर मिला लिया तो फिर जाके यूएसए और जो इंडिया है दोनों एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएंगे और ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा गाइज। आप इसको ये ध्यान रखना है, ये आपको मेंस में भी काम आ सकता है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी, इंडिया एंड यूएसए बोथ आर द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे एलिमिनेशन के तौर पे आप ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। आपको हालांकि यहाँ पे कुछ चार्ट में दिखेगा कि किस तरह से हमारा ट्रेड है, क्या हमारा ट्रेड बैलेंस जो है क्या वो डेफिसिट में चल रहा है या क्रेडिट में चल रहा है। तो आपको देखने मिलेगा कि इंडिया का जो ट्रेड है वो हमारा सरप्लस में चल रहा है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखने जाए तो जो हमारा यहाँ पे ट्रेड का जो पॉजिटिव है वो कितना है, करीबन 24 बिलियन डॉलर जितना है। कितना है? 24 बिलियन डॉलर जितना है, एंड विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो हमें ये भी देखना है। और इसके सामने यूएसए जो है वो थोड़ा सा वरीड है, स्पेशली जो ट्रम्प सरकार थी वो ज्यादा वरीड थी। हालांकि बाइडेन सरकार उतनी ज्यादा वरीड नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है तो भी उनको ऐसा है कि हाँ भाई इंडिया एक अच्छा अगर पार्टनर बन के आ रहा है तो वो चाइना को काउंटर कर सकेंगे। तो उसके लिए ट्रेड का डेफिसिट होना यूएसए के लिए उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है और हमारे लिए तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो मेजर सेक्शन कौन सा आ जाता है इंडिया और यूएसए के बीच में, एंड दैट इज डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो शुरू कहां से होता है, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए ने बहुत ही ज्यादा ट्राई किए कि इंडिया कोल्ड वॉर के अंदर यूएसए का अलाई बन जाए, वो एक नेटो का अलाई बन जाए अगेंस्ट दी यूएसएसआर। बट हमने वो नहीं किया। हमने कौन सी ट्रीटी इस्तेमाल करी या फिर हमने कौन से प्रिंसिपल के बेस पे हम काम कर रहे थे, तो हमारा जो प्रिंसिपल था उसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब हम क्या कर रहे थे इन सभी के साथ, हम बिल्कुल ही कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे। हम ऐसा सोचते थे कि अभी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो इंडिपेंडेंट होने के साथ हमारी सोवरेनिटी वहीं की वहीं रहनी चाहिए। कोई भी आउटसाइड जो भी नेशन है, बड़े बड़े नेशन है, उनका इन्फ्लुएंस हम पे नहीं आना चाहिए, वो हमें इंश्योर करना था। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द पार्ट। हम ना ही यूएसएसआर के साथ रहे ना ही हम यूएसए के साथ रहे, तो दोनों तबक के बीच में हम कहां पे रहे, नॉन अलाइन रह के रहे। मतलब कि जहां पे भी हमारे इंटरेस्ट है हम वहां पे रहेंगे। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस तरह ही है, जहां जहां पे हमारे इंटरेस्ट है वहीं पे इंडिया रहता है। सो इंडिया अब हार्ड स्टांस भी ले सकता है, इंडिया सॉफ्ट स्टांस भी ले सकता है। तो इस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इवॉल्व हो रही है। तो सबसे पहला डिफेंस एग्रीमेंट हमारा वहां से स्टार्ट होता है, और डिफेंस एग्रीमेंट जैसे ही वहां से स्टार्ट होता है
फिर जाके फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा वॉर आ जाता है 1971 का वॉर। 1971 का जो वॉर है उसके अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर यूएसए साइडेड विद पाकिस्तान। अब यूएसए ने किसके साथ साइड किया? पाकिस्तान के साइड किया। और हमारे साथ कौन जुड़ा? यूएसएसआर जुड़ा। तो यूएसएसआर ने अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी भी फ्लीट थी वो इंडियन ओशन में डाली, ताकि हमारा वॉर का किसके साथ चल रहा था? ईस्ट पाकिस्तान। देन किसके साथ? ईस्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा था, जो अब नाउ बांग्लादेश बना हुआ है, उसके साथ हमारा जो वॉर चल रहा था, जिसमें बांग्लादेश का फ्रीडम हमने दिलवाया 1971 में। तो उस टाइम पे जो अमेरिका है उसने किसके साथ साइड किया था? पाकिस्तान के साइड किया था। और रशिया ने किसके साथ साइड किया था? तो हमारे साथ साइड किया था। तो वहां से थोड़ा हमारा अलाइनमेंट यूएसएसआर के साथ बढ़ता जा रहा है। एंड इसके पीछे नेहरूवियन पॉलिसी का भी उतना ही रोल है कि नेहरू जी थोड़े कुछ उनका सॉफ्ट कॉर्नर यूएसएसआर के साथ था, तो उनका जो सोशलिज्म के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर था, तो उसके ऊपर भी हमारा ये डिफेंस जो है वहां से इवॉल्व होता है। देन फास्ट फॉरवर्ड आता है हमारा 2002 में, जब हमारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी। तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा अमेंडमेंट करने का ट्राई किया, क्योंकि जब हमने 1990s में जब हमने ब्लास्ट किया, 1998 में 1999 में जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, तो तब यूएसए ने हमारे पे ज्यादा सैंक्शंस लगाए। और सैंक्शंस लगाने के साथ साथ 3 साल में हमने वो रिलेशन को क्या कर दिया? सुधार दिया। और रिलेशन सुधारने से बाद सबसे पहला ही हमने मिलिट्री इंफॉर्मेशन का एक अग्रीमेंट किया, जिसका नाम क्या है? GSOIM। अब ये क्या है? तो ये एक प्रकार का फाउंडेशनल एग्रीमेंट बन जाता है, जहां पे इंडिया एंड यूएस मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। तो फायदा क्या होगा उससे? तो अगर जब हमने मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, तो इट विल प्रोटेक्ट एनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दैट दे शेयर। इसके ऊपर हमें गारंटी देनी है। मतलब यूएसए ने कोई अपने जीपीएस डेटा से हमें एक्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, तो विल कीप इट सिक्योर, वी विल कीप इट प्रोटेक्टेड। तब जाके वो इंफॉर्मेशन कहीं और थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं होगी। जस्ट हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, जब हम चाइना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, या तो फिर हमारी लोकल जियोलॉजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वो भी इंफॉर्मेशन कहीं और जाएगी नहीं। तो इस तरह से हमारा ये सबसे पहला अग्रीमेंट बना। और ये सबसे पहला अग्रीमेंट बनने के साथ इट लेड द फाउंडेशन कि अब जाके इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है उसका ग्राफ अब ऊपर ही जाने वाला है। देयर वोंट बी एनी डाउनसाइड। ये सबसे पहले बना। उसके बाद सेकंड जो बना वो फास्ट फॉरवर्ड करके अब आ जाता है ट्रंप एरा। कौन सा एरा आ जाता है? ट्रंप एरा आ जाता है। हाँ, उसके बीच में हमारा 2008 में सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ, बट वो पूरा किस में आ जाएगा? वो न्यूक्लियर यूजेज में आ जाएगा। वो सिविल न्यूक्लियर यूजेज है। ये किसका है? डिफेंस का है, ये मिलिट्री का है। तो यहाँ पे उसका मेंशन हमें करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम डिफेंस के बारे में बात करें। और डिफेंस फास्ट फॉरवर्ड कब हुआ? ट्रंप एरा में हुआ। तो 2016 में ट्रंप एरा में ही मोदी जी ने साइन किया लमाओ, या तो फिर हम उसको कह सकते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम। अब ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज में क्या था, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो जब इंडिया और यूएसए की जो भी मिलिट्री होगी, वो इंडिया और यूएसए की फैसिलिटीज के आसपास कहीं पे घूम रही है, जैसे कि उनकी फ्लीट हमारे वहां आ रही है, वो इंडियन ओशन में घूम रही है। तो अगर उनकी फ्लीट इंडियन ओशन में घूम रही है और उसके अंदर फ्यूल की जरूरत पड़ी, उनको कोई रिचार्ज की जरूरत पड़ी, उनके जो भी मिलिट्री पर्सोनेल्स है उनको कहीं रेस्ट की जरूरत पड़ी, या तो कोई भी अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी रिपेयर कुछ भी चीजों की जरूरत हुई, तो वो इंडियन जितनी भी हमारी ये कह सकते हैं कि जितने हमारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो सारा किसको मिलना चालू हो जाएगा? यूएसए को मिलना चालू हो जाएगा। एंड जस्ट वाइस वर्सा वो भी हमें यही प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल अग्रीमेंट था। यहां से हमारे जो अग्रीमेंट है वो फिर रुकते ही नहीं है। हर 2 साल हमने अग्रीमेंट करना चालू कर दिया। नेक्स्ट अग्रीमेंट हमने दूसरा कब कर दिया? 2 ही साल में 2018 में किया। अगेन ट्रंप गवर्नमेंट ने किया कॉमकासा। अब ये कॉमकासा किसके बारे में है? तो कॉम से आपको पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन के बारे में होगा, ये मिलिट्री के कम्युनिकेशन के बारे में होगा। सबसे पहला हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन शेयर करी। इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद हमने लॉजिस्टिक्स को शेयर किया। लॉजिस्टिक के बाद अब हम कम्युनिकेशन भी शेयर करेंगे। और कम्युनिकेशन में ऐसा होगा कि जो भी हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन है दैट वोंट बी इंटरप्टेड बाय एनीवन एल्स। जो भी इंडिया और यूएसए के बीच में एक हमने यहाँ पे सिक्योर चैनल बना रहे हैं, और ये सिक्योर चैनल के थ्रू हम क्या करेंगे? और ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशन करते रहेंगे। और हमारा विजन क्या होगा इन सभी के बाद? कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। क्या होगा? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो होगा,
दूसरा होगा फ्री इंडो पैसिफिक, जो हमारा इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन का जो रास्ता है वो पूरा कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए एंड ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, एक्सेसिबल फॉर एवरीवन होना चाहिए। क्योंकि जितना हमारा इंटरनेशनल वाटर है, कौन सा गाइस, इंटरनेशनल वाटर, या तो फिर जिसको हम कहते हैं हाई सी, तो जो हाई सीज होता है उसको कहते हैं हम कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। क्या कहते हैं उसको हम, कॉमन, ये ध्यान में रखना, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, हम उसको कहते हैं कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो ये इसको ध्यान में रखना कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड हम किस किस को कहते हैं, स्पेस को कहते हैं, हाई सीज को कहते हैं, एटमॉस्फेयर को कहते हैं, वो सारा क्या है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, जिसको इक्वली सारे लोग यूज करेंगे। कोई एक ही देश की उसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ इसकी सोवरेनिटी सिर्फ एक ही देश की है, नहीं नहीं, हर एक लोग उसके ऊपर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा था। अब वापस 2 साल चले जाते हैं, 2 साल के बाद हम साइन करते हैं बैका। क्या साइन करेंगे, अब हम साइन करेंगे बैका, BECA। अब बैका के अंदर क्या है, तो इट इज बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट, और इसके अंदर हम रियल टाइम, अब क्या करेंगे, रियल टाइम अमेरिकन जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। मतलब कि अमेरिका के अंदर जो भी सैटेलाइट इमेजरी हो रही है, जो भी GPS के थ्रू सर्वेलेंस हो रहा है, इंडिया के अंदर जो नाविक के थ्रू सर्वेलेंस हो रहा है, वो सर्वेलेंस के रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने पूरा जिस्ट निकाल लिया 3 4 5 दिन का और फिर रिपोर्ट भेज रहे, नहीं, वी कैन ट्रैक इट लाइव, मतलब रियल टाइम डेटा हम शेयर करेंगे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, रियल टाइम सैटेलाइट की इमेजेस को शेयर करेंगे, पैटर्न्स को शेयर करेंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, तो उससे कहीं पे भी कोई भी हिलचाल हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रही है, जैसे कि कोई मूवमेंट हो रही है लद्दाख के अंदर एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, तो हमारा यहां पे टेक्नोलॉजी अगर कम पड़ रहा है तो सीधे ही हम किसकी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, यूएसए की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। कुछ चीज हो रही है चाइना के अंदर जो यूएसए प्रॉपर्ली उसको फाइंड आउट नहीं कर रहा, तो वो कौन फाइंड आउट करेगा, इंडियन डिवाइस फाइंड आउट करेगा, और इंडियन डिवाइस जैसे ही फाइंड आउट करेगा एंड इट विल सिग्नल टू यूएसए एम्बेसी। तो यूएसए को जब भी सिग्नल मिलेगा तो यूएसए विल बी इन अलर्ट। तो जब यूएसए अलर्ट पे रहेगा तो इस हिसाब से हम जो भी असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं, या तो फिर नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं, या तो फिर कोई स्टेट एक्टर्स भी है जो ह्यूमन काइंड के खिलाफ काम कर रहा है, उसके सामने हम कुछ यहाँ पे काम कर सकेंगे। इस तरह से हमारे ये टोटल 4 अग्रीमेंट यहाँ पे बन रहे हैं। कितने अग्रीमेंट बन रहे हैं, 4 अग्रीमेंट बन रहे हैं। सिर्फ 4 अग्रीमेंट, इतना ही नहीं, इंडिया यूएसए सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा गाइज, वो भी तुम्हें देखना है कि इंडिया और यूएसए, उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डिफेंस के अंदर ही एक्सरसाइजेस कर रहा है। क्या कर रहा है, मिलिट्री की जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहा है। एंड यू वुड बी सरप्राइज कि इंडिया सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस किसके साथ कर रहा है, वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। सबसे ज्यादा हम डिफेंस की जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइजेस हो गई, वो नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया, वो मिलिट्री हो गई, वो सारा हम किसके साथ कर रहे हैं, यूएसए के साथ कर रहे हैं। उसका 1-2 नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वज्र प्रहार नाम है, दूसरा उसका नाम आ जाता है युद्ध अभ्यास, या तो फिर मालाबार एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये जो सारे नाम हैं वो किसके हैं, वो हमारे जॉइंट मिलिट्री अभ्यास, जॉइंट जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, जॉइंट एयरफोर्स एंड नेवी की एक्सरसाइजेस है जो हम करते रह रहे हैं। और वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि वी कैन एंश्योर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। हमारा एक ये कॉमन मुद्दा है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, अगर ये हो गया तब जाके हम जो सारे नेशंस जो है वो पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारा जो मुद्दा आता है, इट इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। साइबर सिक्योरिटी का जो कोऑपरेशन है वो भी एक अलग तरीके से हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी का कोऑपरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया अभी फिलहाल 2 डायलॉग पे काम कर रहा है। एक सबसे पहला डायलॉग है इंडिया यूएस साइबर सिक्योरिटी डायलॉग। उसके अंदर क्या होगा कि ईयर बेसिस, 2 ईयर बेसिस दोनों के बीच में डायलॉग्स होते रहेंगे। जो भी हमारे डिफेंस पार्टनर्स है, जो भी हमारे कोई स्पेशल इंटेलिजेंस पार्टनर है, वो सारे यहाँ पे बात करेंगे। और फिर होगा इंडिया यूएस जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी देखिए आप, पहले वाटर के ऊपर युद्ध भी होता था, लैंड के ऊपर भी युद्ध भी होता था, और एयर के ऊपर भी युद्ध होता था। अब चौथा आयाम निकल के आ रहा है, दैट इज साइबर वॉरफेयर। तो साइबर वॉरफेयर को कैसे हम अवॉइड कर सके, उसके ऊपर ये 2 नेशंस काम कर रहे हैं। क्योंकि यू वुड बी सरप्राइज, पहले सारे जो वॉर है ना वो ऑयल की वजह से हो रहे थे। आप देख लीजिए, 90 का दशक ले लीजिए, 80 का दशक ले लीजिए, सारे वॉर किसके ऊपर हुए, ऑयल के ऊपर हुए। बट अब डेटा इज न्यू ऑयल,
और वो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सीन है हमारा, साइबर फ्रेमवर्क हमने बनाया है जो 2016 में हमने साइन किया। सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि जो भी हमारे मेजर बिजनेसमैन है, वो मेजर बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो भी मीटअप करते हैं। उसका नाम क्या दिया गया है, तो नाम दिया गया है कि इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग एंड सीईओ फोरम। ये जो किसके लिए काम करते हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए भी काम करेंगे, और अभी हमने क्या बात करी, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी बात करी। तो यहां पे देखिए कि ये फोटो आपको दिख रहा है, मुकेश अंबानी जी का फोटो है, सुंदर पिचाई जी का फोटो है। तो गूगल और जो रिलायंस है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, गूगल और इंडिया कोलैबोरेट कर सकता है, रिलायंस एंड यूएसए कोलैबोरेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी को तो पुश करेंगे ही करेंगे, बट इकोनॉमी के साथ साथ जो हमारा साइबर स्पेस है उसको भी सिक्योर करने के लिए हमारा यहाँ पे पुश होगा। और ऐसी बायलैटरल मीटिंग्स जो है वो आए दिन होती ही रहती है। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड सेगमेंट आता है, वो सेकंड सेगमेंट क्या आएगा, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब हम काम करेंगे तो एक हमने इनिशिएटिव बनाया है विच इसका नाम है पेस। पेस स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड क्लीन एनर्जी। अब देखिए एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो कहां कहां से हमें क्लीन एनर्जी मिल सकती है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले हमने क्लीन एनर्जी कहां से मिलनी है। अब क्लीन एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्लीन एनर्जी हमें मिल सकती है सन के अंदर से। फिर कहां से मिल सकती है, वाटर के अंदर से, मतलब हम यहाँ पे ओशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम रिवर के बारे में बात करें, मतलब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी इसके अंदर आ गया, और ओशन टेक्नोलॉजी एनर्जी कंजर्वेशन भी इसके अंदर आ गया, टाइडल एनर्जी भी इसके अंदर आ गई, वेव एनर्जी भी उसके अंदर आ गई। उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो विंड से भी हम लेंगे, और विंड के बाद जियोथर्मल एनर्जी से भी हमारा काम चलेगा। और प्लस अगर क्लीन एनर्जी की बात करना जाए तो न्यूक्लियर भी कहीं पे वहीं पे आएगा। बट न्यूक्लियर में दिक्कत क्या है, न्यूक्लियर क्या जनरेट करता है, वेस्ट जनरेट करता है। तो जब ये न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट करेगा तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ सच वेस्ट। बट आई एम श्योर इंडिया एंड यूएसए विल फाइंड आउट सर्टेन वे कि किस हिसाब से उसको काउंटर करना है। तो ये एक जो पेस इनिशिएटिव है उसके अंदर हमने क्या किया है कि जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है, और उसके अंदर इंडिया और यूएसए उतना ही अच्छा काम करेंगे, और वहां से जो आने वाले फ्यूचर पीढ़ी है उनके लिए कोई एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ के ले आएंगे। और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, लैंड पे वॉर हो रहे थे, वाटर पे वॉर हो रहे थे, हवा में वॉर हो रहे थे, और अब साइबर भी वॉर हो रहा है। बट अब पांचवा भी आयाम निकल के आ रहा है, एंड फिफ्थ फ्रंट ऑफ वॉर एंड विच इज स्पेस। स्पेस पे भी हमें कोऑपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि स्पेस इज अगेन कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड। यहाँ पे इंडिया और यूएसए जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। तो इंडिया यूएसए लड़े झगड़े, उसके साथ रशिया यूएसए लड़े झगड़े, इंडिया चाइना लड़े झगड़े, बेटर देयर शुड बी सम अदर नेशंस की जो एक पावर की तरफ उभर के आए। और क्या इंडिया का इसरो पावरफुल नहीं है? यस, एब्सोल्युटली पावरफुल है। नासा हैज बीन पावरफुल सिंस द एजेस। तो अगर दोनों कोलैबोरेट करेंगे और फिर उसमें ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए भी बात करेंगे, फिर चंद्रयान के लिए भी बात करेंगे, कोई सन के ऊपर रिसर्च के लिए भी बात करेंगे, मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए भी बात करेंगे। जैसे कि अभी मोदी जी और इलॉन मस्क मिले एक दूसरे को, तो उन्होंने बात करी होगी। मोदी जी को भी ट्रैवलिंग पसंद है, इलॉन मस्क को भी ट्रैवलिंग पसंद है, तो दोनों साथ अगर मिल बैठेंगे तो डोंट यू थिंक कि वो मार्स के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल देंगे। मोदी जी की उड़ान स्कीम भी चल रही है, अगर एक आध सीट बच जाती है तो उड़ान के नाम पे भी अपन बेच सकते हैं। तो स्मार्ट, तो इस तरह से कोई ना कोई एक्टिविटी हम कर लेंगे ताकि स्पेस में भी हमारा कोऑपरेशन कैसा हो, बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन हो। और स्पेस के अलावा दूसरा एक कोऑपरेशन आपको पता होगा जिसका नाम है निसार, NISAR। क्या नाम है? निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जो है वो एक्टिव सेंसिंग की एक रडार जो है वो नासा और इसरो ने जॉइंटली डेवलप करी है, राइट। तो निसार के बारे में भी थोड़ा कुछ आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा आता है, जो मेन मुद्दा है अभी आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, दैट इज इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन कल्चर। हमारा जो सॉफ्ट पावर है, देखिए डिफेंस हार्ड पावर हो जाता है, बट हम ये जो बात कर रहे हैं इट इज अबाउट सॉफ्ट पावर। इंडिया हैज बीन सॉफ्ट पावर फॉर द एजेस, और अभी अभी थोड़ा हमारा स्टांस कैसा हो रहा है, अब हार्ड पावर तक की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम सॉफ्ट पावर के बारे में बात करें तो डायस्पोरा एंड कल्चर जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा शाहरुख खान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भाईजान बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बॉलीवुड से लेके अब तो RRR के बारे में भी बात कर लो,
ठीक है ना, म्यूजिक वहां पे जीत रहा है, आरआरआर इतना बड़ा बuzz बना रहा है, उसके साथ साथ बाहुबली ने इतना बड़ा बuzz बनाया था। तो वो जो सारी चीज है वो कहां पे कंट्रीब्यूट करती है, हमारे सॉफ्ट पावर में कंट्रीब्यूट करती है। और वो सॉफ्ट पावर में क्यों कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि करीबन हम अगर बात करने जाए तो यूएसए के अंदर 40 लाख लोग कौन से इंडियंस है, और वो कौन से लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल्स। उसमें आप देख लीजिए, सुंदर पिचाई देख लीजिए, सत्य नाडेला देख लीजिए। तो दीज गाइज आर द सीईओ इन अ टॉप मोस्ट कंपनी, वो सारे हैं। उसके अलावा दूसरे आपको देखना है तो डॉक्टर कितने हैं, दूसरे टीचर प्रोफेशनल्स कितने हैं। अगर हम बात करने जाए सिर्फ ग्रेजुएट्स के बारे में, तो ग्रेजुएट्स में एशियन ग्रेजुएट सबसे ज्यादा है, अमेरिकन भी उतने नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर किसका है, इंडियंस का है। तो इंडियन की एक वहां पे स्टीरियोटाइपिंग भी है कि इंडियन यहाँ पे क्यों आते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं। और वहां पे बड़ी बड़ी डिग्रीज जो है वो सारे होल्डर्स कौन है, इंडियन है। लॉयर देख लीजिए आप, हाँ, इतने मैथ्स में देख लीजिए, साइंस में देख लीजिए, इंजीनियरिंग में देख लीजिए, आईटी में देख लीजिए, सभी जगह पे इंडियन से इंडियंस है। और इंडियन वहां पे क्या कर रहे हैं, इंडियंस आर डूइंग एक्टिव लॉबिंग। क्या कर रहे हैं इंडियन, एक्टिव लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब कि इंडियंस के जितने भी इंटरेस्ट होंगे वो ध्यान रखने पड़ेंगे यूएसए को। अगर इंडिया के इंटरेस्ट उन्होंने ध्यान नहीं रखा तो सबसे पहले उनको कहां पे दिक्कत आ सकती है, इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है। तो इकोनॉमी में भी दिक्कत आएंगी, बट उनके जो एक्टिव इतने जो बड़े बड़े रोल्स जैसे कि डॉक्टर हो गए, अदर प्रोफेशनल्स हो गए, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट्स व्हाई हमारी जो लॉबिंग पावर है वो वहां पे बहुत ही ज्यादा है। और लॉबिंग पावर का बेहतरीन नमूना अगर आपको देखना है तो बेहतरीन नमूना हमने यहाँ पे देखा था जब मोदी जी ने विजिट किया था सबसे पहली बार। तो हाउडी मोदी, देखिए कितने ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। और अभी इंडिया दूसरी बार कांग्रेस को वापस से एड्रेस किया। सो दिस इज नथिंग बट इंडियाज पॉलिटिकल पावर, इंडियाज डायस्पोरा पावर एंड इंडियाज कल्चरल सॉफ्ट पावर। ये हमारा सबसे बड़ा वहां पे प्रोजेक्शन है। साथ में दिवाली का जो जश्न है वो व्हाइट हाउस में एक रिचुअल हो गया है। ओबामा ने भी सेलिब्रेट किया था, साथ में जो बाइडेन ने भी सेलिब्रेट किया। तो वो भी एक क्या है, यही हमारा सॉफ्ट पावर है कि हमारा कल्चर जो है वो इंडिया के ज्योग्राफी तक सीमित नहीं है, बट कहां तक गया, यूएसए तक गया गाइस। तो दिस इज और पॉजिटिव, बट उसके सामने कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव के साथ चैलेंजेस भी रहेंगे ना। चैलेंजेस कहां पे आ रहे हैं, तो सबसे पहला चैलेंजेस आ रहा है इकोनॉमी के बारे में। हमारा ट्रेड इतना बढ़ता जा रहा है, बट धीरे धीरे ट्रेड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यूएसए ने अपनी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो जीएसपी है उसमें से इंडिया का नाम हटा दिया। मतलब इंडिया के 25 से 28 जितने जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, अब लगना चालू हो गया। और उसको रिटेलिएट करने के लिए इंडिया ने भी टैक्स बढ़ा दिया। तो अब देखिए, यूएसए भी टैक्स बढ़ाएगा, इंडिया भी टैक्स बढ़ाएगा, तो दोनों के बीच में कुछ कुछ ट्रेड बैरियर्स आ सकते हैं। अगर ऐसे ट्रेड बैरियर और ज्यादा बढ़ने चालू हो गए, वो फाइटो और फाइटो सैनिटरी दोनों हो सकते हैं, नॉन सैनिटरी एंड सैनिटरी दोनों हो सकते हैं। तो अगर ऐसे बढ़ते गए तो फिर हमारे जो ट्रेड्स है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट हिंडर हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट हिंडर हो जाएगा, और इकोनॉमी को कुछ ना कुछ ठेस पहुंचेगी। तो उसके ऊपर थोड़ी कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है। वहाँ पे दोनों नेशंस को एक कॉमन ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि हार्ली डेविडसन के ऊपर हमने टैक्स लगाना चालू किया था, एंड हार्ली डेविडसन ने फिर यहाँ से ऑपरेशन सारे बंद कर दिए। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर दिक्कत है। हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी दिक्कत है, जैसे कि एप्पल में कुछ ले आएंगे, आम में ले आएंगे कि अगर आपने ये फर्टिलाइजर यूज़ किया है तो आम हमारे वहाँ नहीं चलेगी। तो ऐसे फाइटो सैनिटरी जो है, नॉन सैनिटरी है, ये सारे इसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स रहते हैं। प्लस उसके साथ कुछ पॉलिटिकल थिंग है, वो भी यहाँ पे है। जैसे कि H1B वीजा के ऊपर वो कैप लगाते हैं कि हाँ एक्स अमाउंट ऑफ वीजा ही हम उसको डिक्लेयर करेंगे। और उसके लिए तो क्या हो रहा था कि कभी कभी आईटी प्रोफेशनल्स को इंडिया भी आना पड़ता था और फिर रिन्यू करवाना पड़ता था। बट अभी मोदी जी ने अनाउंस किया कि H1B वीजा जो है वो अमेरिका से ही एक्सेस हो पाएगा और वहां से ही रिन्यू हो पाएगा। तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा वेलकम किया गया, पूरे डायस्पोरा ने उसको वेलकम किया, विच इज अ गुड स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। सो वी विल सी कि वो कैसे आगे बढ़ता है। फिर आता है ई कॉमर्स एंड डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी। आपने एक नाम सुना होगा कि इक्विलाइजेशन लेवी। इक्विलाइजेशन लेवी या तो फिर दूसरा नाम आता है गूगल टैक्स। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने कितना टैक्स लिया था, 6% टैक्स लिया था। और वो क्यों टैक्स लेना पड़ा था, क्योंकि सर्टेन कंपनीज ऐसी है कि जो इंडिया के अंदर जो है वो ऑपरेट करती है, बट उनका जो बेस है, बेस कहां पे, अमेरिका में है। तो बिजनेस सारा यहां पे करती है, बेस अमेरिका में है, तो उनका जितना भी प्रॉफिट है वो उधर शिफ्ट होके कहां चला जाता है, यूएसए में चला जाता है। तो इंडिया को कुछ नहीं मिलता।
तो इंडिया ने क्या डाल दिया उसके ऊपर 6% इक्वलाइजेशन लेवी या तो फिर गूगल टैक्स डाल दिया। तो ये जो हमारी ई कॉमर्स पॉलिसी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, हर बार कोई ना कोई कमेंट करता है। फिर दूसरा क्या कमेंट आता है, डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर। हमारा मेन पॉइंट ये है कि जितना भी डेटा इंडियंस का है वो कहाँ पे रहना चाहिए, इंडियन बाउंड्रीज के अंदर ही रहना चाहिए। और नया हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, वही यही रीइटरेट कर रहा है कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए, वो चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, चाहे मेटा हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, आपका डेटा कहाँ पे रहना चाहिए, सिर्फ इंडिया में ही रहना चाहिए। तो ये जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमारा ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए में है। बट गाइस अगेन, डेटा इज न्यू ऑयल, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और हमें यहाँ पे सख्ती बनाए रखनी चाहिए। सख्ती के ऊपर कोई भी नहीं, ये जो डेटा है हमारा डेटा है, तो हम ही सोवरेन है, कोई और काम नहीं करेगा। उसके ऊपर ईरान एंड रशिया को लेके है। ईरानियन ऑयल जो हम खरीदते थे पहले, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाने के बारे में बात कर रही थी। रशिया से हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था। और सैंक्शन क्या था, काटसा। कौन सा, काटसा। काटसा वो अमेरिकन एडवर्सरी के ऊपर लगाते हैं कि जैसे कि कोई एक नेशन होता है वो दूसरे उसके एनिमी नेशन के साथ काम करता है तो फिर उसके ऊपर काटसा लगाते हैं। बट पता है इंडिया के ऊपर कभी काटसा नहीं लगा है और इंडिया को वेवर से वेवर दे रहे हैं। अभी एक द हिंदू में आर्टिकल था, ये सुहासिनी हैदर का था, वो वेवर के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया यूएसए रिलेशन जो है वो मेजरली वेवर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम पे कभी काटसा लगा नहीं है, हमें हर एक बार वेवर दिया जाता है। और इवन अभी तो इंडिया ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिनको नाम दे दिया गया है नॉन नेटो अलाई। क्या नाम दे दिया गया है, नॉन नेटो अलाई का टैग भी हमें दे दिया गया है, विच इज गुड फॉर अस। तो अब देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। और फिर सबसे लास्ट मुद्दा जो आता है, एंड दैट इज अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आईपीआर इश्यू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यू। अब इंडिया की जितनी फार्मास्यूटिकल्स है, जितनी केमिकल इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर आए दिन कभी ना कभी केस लगते रहते हैं। और वो किसके ऊपर रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ उनकी कॉपीज कर लेते हैं, या तो फिर फार्मास्यूटिकल के कॉम्बिनेशन की कॉपी उठा लेंगे या तो फिर कोई और कॉपी उठा लेंगे। तो इस तरह से हमारे ऊपर वो चलता रहता है और इसीलिए उन्होंने हमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। कहां पे डाल दिया है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया है। सो दैट्स वाई हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको मिल बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। अगर हम मिल बैठ के बात नहीं करेंगे तो जो चाइना का प्रॉब्लम है ना, वो ऊपर का ऊपर रहेगा। तो इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, वो क्वाड्रिलेटर के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारा मल्टी सेक्टोरल काम भी उतना ही ज्यादा चल रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो क्वाड का मेंबर है, I2, U2 का मेंबर है, और फिर जो यूएसए है वो यूएनएससी में इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी अभी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। साथ में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में अर्ली एंट्री के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। तो ये जो है वो भी क्या हेल्प करेंगे, इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन फॉर ऑल रखने के लिए हेल्प करेंगे। तो हमें ऐसे मल्टीलैटरल जितने भी है वो बहुत ही ज़्यादा पुश करने चाहिए। बिकॉज गाइज लास्ट थिंग आपके लिए कि इट इज़ नॉट टाइम फॉर बाय पोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट इट इज अ टाइम फॉर मल्टी पार्टनर्ड वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड, मल्टी पार्टनर्ड वर्ल्ड की जरूरत है। और तभी हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है वो यहां पे हम निश्चित कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जो भी आपको सजेशन देने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही कंसाइज वे में पूरा मेंस प्रीलिम सभी का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। एंड आई होप आपका इंडिया यूएसए का जो पिक्चर है वो काफी क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सी यू नेक्स्ट टाइम।